नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। इसे कहते हैं छा जाना। बड़े बड़े ताकतवर देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाम भेज रहे हैं, पैगाम भेज रहे हैं, सजदे कर रहे हैं। बराक ओबामा ने अमेरिका से मोदी के लिए न्योता भेजा, तो वहीं अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने मोदी को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विजेता तक कह दिया है। प्रधानमंत्री फिलहाल ब्राजील यात्रा पर हैं और खुद को साबित कर रहे हैं कि वही हैं असली इंटरनेशनल खिलाड़ी। दुनिया ने जान लिया, दुनिया ने मान लिया कि नरेंद्र मोदी ही है राजनीति के सबसे बड़े नायक, जो सबसे बड़ी जीत दर्ज करके सबसे बड़े खिलाड़ी साबित हुए हैं। नरेंद्र मोदी का लोहा अमेरिका ने भी माना है और अब ब्रिटेन भी नरेंद्र मोदी की शान में बिछा नजर आ रहा है। आप भी सुनिए कि नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन। Conversation with Prime Minister Modi, congratulating him on his victory. I picked up the telephone and I said, it's great to be talking to someone who's just got more votes than any other politician anywhere in the universe. And of course, that is the scale. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ब्रह्मांड में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाला नायक दिखता है, तो उनकी अगुवाई में दोनों देशों की उन्नति का रास्ता भी दिखाई देता है। I think there's a huge amount that we can do in partnership. Partnership in business, partnership in industry and trade, but also in tackling. ये सिर्फ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का ही हाल नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नरेंद्र मोदी को अमेरिका आने का न्योता भेज दिया। अमेरिका के उप विदेश मंत्री विलियम बर्न्स ने बाकायदा मोदी से मिलकर उन्हें ओबामा का न्योता सौंपा। मोदी जब सितंबर महीने में वॉशिंगटन पहुंचेंगे तो व्हाइट हाउस उनकी शान में कालीन बिछाए इंतजार कर रहा होगा। फिलहाल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील की यात्रा पर गए हैं, जहां 5 देशों का ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है। इस बातचीत में भारत के अलावा ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, रूस और चीन भी शामिल होंगे। हर लिहाज से मोदी की ये बेहद अहम यात्रा है, जिस पर चीन की निगाह भी है और रूस की भी। We will, of course, be hoping for an endorsement of the need for Security Council reform. I think that is an important issue that we will hope to certainly pursue in the discussions in whatever form. आर्थिक लड़ाई में लोगों ने पर्यावरण को जोड़ दिया है। अब वो दुनिया को साफ करने के बहाने हमारी प्रगति का गला घोटना चाहते हैं। ब्राजील इसमें हमारा एक पार्टनर बन सकता है और तो ब्राजील जाके उनका संदेश साफ है। याद रखिएगा, अब दुनिया ऐसी नहीं है जिसमें 2 और 2 4 होते हैं। अब दुनिया ऐसी इसमें 2 और 2 12 भी होते हैं, 2 और 2 22 भी होते हैं, 2 और 2 कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसी इस बहुसमीकरणीय दुनिया में ब्राजील का दौरा बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। ब्राजील में चारों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ नरेंद्र मोदी की अलग अलग बातचीत भी होगी, लेकिन इनमें सबसे अहम मुलाकात होगी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ। चीन से भारत के व्यापारिक रिश्ते हैं तो सीमा पर तनाव भी है। बात आयात में कमी और निर्यात में बढ़ोतरी पर तो होगी ही, साथ ही नत्थी वीजा पर चीन की हठधर्मी पर भी मोदी सवाल जवाब कर सकते हैं। फिलहाल तो दुनिया भर की निगाहें इन दिनों नरेंद्र मोदी पर ही हैं। मोदी एक बड़े लोकतांत्रिक देश के मुखिया हैं ही, साथ ही उनके पास एक विजन भी है। पिछले 10 जुलाई को आए पहले आम बजट में मोदी सरकार ने जिन बातों को शामिल किया है, उनमें पूरी दुनिया को फायदा दिख रहा है। संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कभी वो दिन भी थे जब अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को वीजा देने से इनकार कर दिया था। अब दिन बदले तो अंकल सैम भी बदल गए। अब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा खुद नरेंद्र मोदी से अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं। जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे तभी उन्होंने मोदी को अमेरिका आने का न्योता दे दिया था, और अब तो ओबामा बकायदा मोदी की अगवानी के लिए बिछा रहे हैं व्हाइट हाउस में कालीन। अंकल सैम ने नरेंद्र मोदी की शान में व्हाइट हाउस का कालीन बिछा दिया है। जिन नरेंद्र मोदी के नाम पर अंकल सैम की नाक भौं सिकुड़ जाती थी, उन्हीं नरेंद्र मोदी के दीदार के लिए अमेरिका बेकरार है।
अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी ने एक ही अंदाज में चुनाव प्रचार किया और एक ही अंदाज में जीत भी दर्ज की। Yes, we can. और अब दुनिया की इन दो ताकतवर शख्सियतों की मुलाकात सितंबर में होने वाली है। ये एक राजनय का शिष्टाचार है। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनका दर्जा अलग था। आज वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका दर्जा अलग है। और भारत एक महत्वपूर्ण सामरिक पार्टनर है अमेरिका का, इसलिए उसके मुखिया के नाते वो उन्हें बुला रहे हैं। लेकिन जब सामान्य स्थितियां थीं तब इस तरह की चीज़ें खबरें नहीं बनती। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नरेंद्र मोदी को बधाई दी थी। उन्हें अमेरिका आने का न्योता भी दिया था। लेकिन बजट के बाद ओबामा ने बाकायदा अपने उप विदेश मंत्री विलियम बर्न्स के हाथों न्योता भेजकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका बुलाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मोदी को भेजे न्योते में लिखा है, दुनिया के दो सबसे पुराने लोकतंत्रों के लिए ये मुलाकात सिर्फ अपने फायदों वाली नहीं, बल्कि दुनिया के लिए लाभकारी साबित होनी चाहिए। द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी में निर्णायक साझेदारी का रूप देने के लिए आपके साथ हम मिलजुल कर काम करना चाहते हैं। अमेरिकी अखबार नरेंद्र मोदी सरकार के बजट के बखान में जुटे पड़े हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी सांसदों की मांग बढ़ती जा रही है कि नरेंद्र मोदी वहां कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करें। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों ही पार्टियों के करीब 3 दर्जन सांसदों ने इसके लिए प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के नाम चिट्ठी लिखी है। यहाँ हम आपको बता दें कि किसी विदेशी राष्ट्र प्रमुख को अमेरिका में कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का न्योता वहाँ के सर्वोच्च सम्मान के तौर पर देखा जाता है। जिन नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने कभी वीजा देने से इनकार किया था, अब वही अमेरिका उनकी अगवानी के लिए बेताब हो रहा है। दरअसल इसके पीछे फायदे का सौदा है। इंश्योरेंस से लेकर रक्षा तक में सरकार ने 49% विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है। अगले 10 वर्षों में भारतीय सेना की जरूरत करीब $130 बिलियन की है। रेलवे में 5 से 10 लाख करोड़ का निवेश होना है। सड़क निर्माण में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश होना है। बंदरगाहों को विकसित करने में 3 से 4 लाख करोड़ लगेंगे। मोदी सरकार के पहले बजट ने दूसरे देशों को भारत में पैसा लगाने का रास्ता साफ कर दिया है। सौदा फायदे का है। जाहिर है कि अमेरिका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहेगा। संजय शर्मा के साथ गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक। अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह में पलके बिछाए हुए हैं। चीन भी बड़ी बेसब्री से देख रहा है कि ब्राजील की बैठक में क्या नतीजा होगा। उम्मीद है रूस को भी। दरअसल नरेंद्र मोदी बड़ी ही सटीक कूटनीतिक चाल चल रहे हैं। पहले शपथ में सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुला लिया और फिर पहली विदेश यात्रा में भूटान जाकर मोदी ने दुनिया को बता दिया कि वही हैं सबसे बड़े कूटनीतिक खिलाड़ी। ये दोस्ती की यात्रा थी। पड़ोसी देश से अच्छे रिश्तों के पहल की यात्रा थी। बाकी पड़ोसियों को संदेश देने की यात्रा थी। कूटनीति की यात्रा थी। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए छोटे और गरीब मुल्क भूटान को चुना। भूटान हमारा सबसे पुराना और बहुत ही खंबे जैसे खड़े होकर हमारा दोस्त है और मैं समझता हूं कि बहुत ही शुभ उन्होंने एक डिसीजन लिया है। भूटान के साथ भारत ने व्यापार, बिजली और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में कई समझौते किए। लेकिन मोदी की भूटान की ये यात्रा महज एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक कड़ा संदेश था। ये बात जग जाहिर है कि पिछले कुछ वर्षों में चीन भूटान में काफी दिलचस्पी दिखा रहा है और थिम्पू पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रहा है। मोदी के इस कदम ने चीन को यह संदेश दिया कि वो उपमहाद्वीप में भारत की ताकत को कम करके न आके। यानी सही वक्त पर सही फैसला, यही नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। बात चाहे देश के लोगों की हो या फिर देश के बाहर तिरंगे का गर्व और शान बढ़ाने की, मोदी के फैसले सही समय पर और निशाने पर लगे हैं। प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में मोदी का सार्क देशों को न्योता देना इस बात को बखूबी साबित करता है कि मोदी जहां देश को विकास की राह पर ले जाना चाहते हैं, वहीं पड़ोसियों से भी अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहते हैं।
नरेंद्र मोदी की इस कूटनीतिक कदम ने दुनिया के सामने ये संदेश दिया कि भारत एक ताकतवर देश है जो शांति के लिए पहल करने में पीछे नहीं हटता। 26 मई को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ समेत सार्क देशों के तकरीबन सभी नेताओं ने न सिर्फ शिरकत की बल्कि मोदी की इस मेहमान नवाजी की जमकर तारीफ भी की। Very pleased to be in New Delhi at the invitation of Prime Minister Modi. Yesterday I attended his oath-taking ceremony. He invited me and I felt great pleasure. मेरा पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत भी अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ वो दूसरेंगे और हमको जो हम मांगेंगे वो ज़रूर हिंदुस्तान की जो बस में होता है उससे वो सब कुछ करेंगे, जिससे कि पिछली सरकार ने किया हमारे साथ। प्रधानमंत्री बनने से पहले ही नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया जानती थी। पाकिस्तान को भी पता था कि नरेंद्र मोदी सरकार से किसी गुस्ताखी के बाद मुरव्वत पाने की उम्मीद फिजूल होगी, लिहाजा सरकार बनने से पहले ही मोदी को पाकिस्तान यात्रा का न्योता मिल गया था। उम्मीद करते हैं कि ताल्लुकात दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ेंगे, कि दोनों ममालिक को अपने जो मसाइल हैं हल करने हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं रीजनल ग्लोबल उनसे फ़ायदा उठाना है और ये इंगेजमेंट के जरिए इंशाल्लाह आए। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में हमेशा से तनाव रहा है। मोदी के इस पहल से उन कड़वाहट भरे संबंधों में सुधार की गुंजाइश नजर आई है। मोदी का ये कदम कूटनीति की एक बेहतरीन मिसाल बना। हाल ही में सरकार ने पाकिस्तान को 2 टूक अपना संदेश भी दे दिया है कि पहले बात फिर मुलाकात। लोकसभा चुनाव ने नरेंद्र मोदी को नायक बना दिया और अब पीएम बनने के बाद दुनिया उनकी प्रबंधन क्षमता की कायल हो रही है। अब बारी नरेंद्र मोदी की अपनी छवि सुधारने की और जाहिर है जब ऐसा मौका आए तो अपनी प्रबंधन क्षमता की हर कला इसमें डाल देना चाहेंगे। यही वजह है कि घरेलू राजनीति के पैंतरेबाजी हो या कूटनीतिक दांव पेंच, हर जगह मोदी की वाहवाही हो रही है। कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। नरेंद्र मोदी सियासत के सधे हुए खिलाड़ी हैं। लोकसभा चुनावों में उन्होंने जिस तरह धुआंधार प्रचार किया उसके चलते वो करोड़ों दिलों पर छाए। उनकी सरकार आई तो महंगाई के चक्रव्यूह में फंसी। मोदी पर आरोपों के तीर चले, फिर भी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम होने के बजाय बढ़ती ही गई। वो जो थोड़ी सी धुंध थी वो साफ हो गई। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का जो सेंसेक्स नीचे जा रहा था वो संभल गया। अंधेरे की चादर चीरकर एक बार फिर से रोशनी में नहा गए नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र भाई मोदी नरेंद्र मोदी जी। कुछ दिनों पहले तक कई दांव गलत पड़े, लेकिन सारे नुकसान की भरपाई कर दी मोदी सरकार के बजट ने। दिलों पर छा गया नरेंद्र मोदी सरकार का पहला बजट। आपको मालूम है कि ये कोई साधारण बजट नहीं है। एक नई सरकार प्रामाणिक रूप से जीती, उसने अपना एक विजन दिया रेल बजट के माध्यम से, दूसरा विजन दिया है मेन बजट के माध्यम से। सिर्फ देश ही नहीं, 7 समंदर पार भी हो गई है नरेंद्र मोदी सरकार के बजट की बम बम। यहां तक कि विदेशी अखबार भी मोदी सरकार के बजट के रंग में रंग गए। दुनिया भर में अपनी दादागिरी दिखाने वाला अमेरिका भी लट्टू हो गया मोदी सरकार के बजट पर। जरा देखिए तो अमेरिकी सीनेटर मार्क वार्नर ने क्या कह दिया मोदी के बजट पर। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात से बेहद खुश हूँ कि वो भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश के बढ़ाने के लिए कई नियमों को अनुकूल बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव से भारत अमेरिका रिश्तों को पुनर्जीवित करने और एक दूसरे के फायदे के लिए मिलजुल कर काम करने का मौका आया है। इस प्रक्रिया में ये बजट बेहद उपयोगी कदम है। नरेंद्र मोदी ने आलोचनाओं और आरोपों से उबरकर कमर सीधी की। उधर उनकी लोकप्रियता का सेंसेक्स कुलाचे मारने लगा। सोशल साइट ट्विटर पर लोकप्रियता के मामले में नरेंद्र मोदी तीसरे पायदान पर पहुंच गए। भारत में ट्विटर पर लोकप्रियता के मामले में नरेंद्र मोदी नंबर 1 है।
ट्विटर पर मोदी के करीब 52 लाख फॉलोवर हैं। फेसबुक पर देश और विदेश मिलाकर मोदी के 1,91,68,000 से ज्यादा फॉलोवर हैं। पिछले 6 महीने में हर दिन करीब 31,000 नए फॉलोवर फेसबुक पर नरेंद्र मोदी से जुड़े हैं। ये पहली सरकार है जिसने पहले दिन से काम करना शुरू किया। प्रधानमंत्री मुखिया होता है, पर आप जाइए मंत्रालयों के अंदर, सब मंत्री अपना अपना काम कर रहे हैं, सब मंत्रियों की स्टेटमेंट्स आती हैं, सब मंत्री बता रहे हैं कि उन्होंने अपना अपना क्या एक्शन प्लान बताया। सब जगह मोदी जी ना जाना चाहते हैं और ना जा सकते हैं, किंतु हाँ, उनका मैसेज है, उनकी निगाह जरूर है सबके ऊपर। नरेंद्र मोदी ने अपनी छवि एक नायक की बनाई है, लेकिन उनकी प्रबंधन कला की पूरी दुनिया कायल है। और अगर प्रबंधन अपनी छवि ठीक करने की हो तो मोदी सब कुछ झोंक देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। यही वजह है कि महीने भर के भीतर ही जहां उन पर आरोपों के तीर चले, तो अब दुनिया भर में वाहवाही भी होने लगी। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार में जनता से ढेर सारे वादे कर रखे थे, लेकिन जब उनकी सरकार बनी तो आटे दाल का भाव मालूम हुआ। जनता से कहा अच्छे दिनों के लिए कड़वी दवा लेनी होगी। कड़वी दवा का रिएक्शन होता है। महंगाई सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती गई। सरकार के खिलाफ जनता सड़क पर उतर आई। अच्छे दिनों की उम्मीदों के दिए बुझ ही रहे थे, फिर से चिराग रोशन होने लगे। मोदी एक ऐसा जादूगर है, देश के लिए जीने का समय है। चुनाव से पहले तो मोदी का वादा था अच्छे दिनों का। जीते तो भरोसा दिलाया कि आ गए अच्छे दिन। अच्छे दिन कहां तो मोदी अच्छे दिन ला रहे थे और कहां वो जनता को कड़वी दवा देने लगे। भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी बनाने के लिए, इस संकटों से देश को बाहर निकालने के लिए कुछ कड़वे निर्णय करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। मोदी एक अजब चक्रव्यूह में उलझ कर रह गए थे। जिस महंगाई को मुद्दा बनाकर उन्होंने यूपीए सरकार पर निशाना साधा, वही महंगाई उनकी सरकार के लिए मुसीबत बन गई। एक महीना बहुत होता है किसी भी सरकार को संकेत देने का। संकेत ठीक नहीं है जिस प्रकार से महंगाई के। अब तो मतलब दो ही ऑप्शन है, एक ही चीज हो सकती है, या तो अच्छे दिन या महंगे दिन। तो हम महंगे दिनों की ओर जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये हमारी पुरानी कहावत है, पूत के पैर तो पालने में ही पहचाने जाते हैं। तो स्टार्ट जैसे किया है इन्होंने 14% एकदम दर इसका रेलवे भाड़ा बढ़ाना, वो मेरे ख्याल में देश आज़ाद होने से लेके अब तक कोई नहीं हुआ। हालात कुछ यूं बने कि एक बार फिर आलू और प्याज के पहिए पर चल रही महंगाई आम लोगों के घरों तक पहुंच गई और मोदी के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। पिछले कई महीनों से जो महंगाई दर 5.2% थी, वो अचानक 6.01 पर पहुंच गई। जनता में इन आंकड़ों से ज्यादा सवाल ये था कि अगर उनकी बदौलत मोदी ने जीत का जादुई आंकड़ा छुआ, तो कुछ वैसे ही जादू से वो महंगाई को भी दूर भगाए। इसके बाद कवायद भी शुरू हुई। खाने पीने और रोजमर्रा से जुड़ी 22 सामग्रियों पर सरकारी निगरानी शुरू की गई। Well, we have to realize that if you want the best services, the users have to pay. And if the users don't pay, bankrupt institutions can't provide a good service. मोदी सरकार की सबसे पहली कोशिश थी खाने पीने के सामान महंगे ना हो। इस नजरिए से सबसे पहले तो खेती और फार्म से जुड़ी कुछ चीजों के निर्यात पर बंदिशें लगाई गई। इनमें खास रहे आलू और प्याज। इसके बाद जमाखोरों पर दबिश दी गई। साथ ही खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने सरकारी भंडारे में से 50 लाख टन चावल बाजार में उतारने का इरादा बना लिया, जिससे कि फौरन बढ़ते दाम पर लगाम कसी जा सके। प्याज की कमी नहीं है, आलू की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी महंगाई क्या कहते हैं बढ़ रही है। उसमें कुछ कानून में संशोधन की भी आवश्यकता है कि इसके पीछे जो मेन प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स है जमाखोरी का, मुनाफाखोरी का, कालाबाजारी का। लेकिन इसी बीच रेल मंत्री ने रेल किराया 14% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। महंगाई से त्रस्त जनता ने सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया। जगह जगह मोदी के पुतले जलाए गए, जनता सड़क पर उतर गई। अच्छे दिन सब्ज बाग दिखा के
देश के लोगों को गुमराह करके सत्ता में आने वाली एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहला आज तोप चलाया है देश की जनता के छाती पर, गरीबों के। सरकार के सिपहसालार जनता को समझाने में लगे रहे कि यह फैसला तो पिछली सरकार का था जो नई सरकार ने लागू किया है, क्योंकि इसकी जरूरत थी। पिछले 8-9 साल से रेल का भाड़ा नहीं बढ़ाया गया था। कांग्रेस ने अपने अंतरिम बजट में फरवरी में ही घोषणा संसद में की थी कि यह भाड़ा बढ़ने वाला है। हमने कुछ नहीं ऐड किया। अच्छा सर, फिर 1 मिनट, उसको घोषणा किया गया कि अगली सरकार लागू करेगी। मोदी सरकार की छवि बिगड़ने लगी। जिन सोशल साइट्स पर मोदी का बखान हुआ करता था, वहीं पर मोदी को लेकर नए चुटकुले बनने लगे। पति ने कहा, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाऊंगा, गहने खरीदूंगा और तुम्हें दुनिया की सैर पर ले जाऊंगा। इस पर पत्नी बोली, चल हट, मोदी कहीं का। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि उनकी सरकार को तो हनीमून पीरियड भी नहीं दिया गया। उनके इस ट्वीट पर भी बखेड़ा खड़ा हो गया। सरकार कई मोर्चों पर फंस गई। एक तरफ भागती महंगाई की लगाम थामनी थी, दूसरी तरफ सरकार की छवि भी बचानी थी। सबसे बड़ी जरूरत तो नरेंद्र मोदी की छवि बचाने की थी। सरकार के मंत्री मोदी की तरफ से मैदान में उतर आए, जनता को भरोसा दिलाने लगे कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन कब तक आएंगे जनता के? अब जल्द ही अच्छे दिन आ जाएंगे। डैमेज कंट्रोल का हर फॉर्मूला अपनाया गया। आलू प्याज के बढ़ते दामों पर सरकार ने किसी तरह काबू पा लिया। सरकार और संगठन से संदेश आने लगे कि सरकार को थोड़ा मौका दीजिए। बहरहाल 8 जुलाई को रेल बजट से मोदी सरकार की छवि में थोड़ा निखार आया और जब 10 जुलाई को सरकार का पहला आम बजट आया तो मोदी की गाड़ी चल निकली। आज तक ब्यूरो। 10 जुलाई को मोदी सरकार का पहला बजट आने वाला था। जनता को उम्मीदें थी कि शायद अब अच्छे दिन आएंगे। उससे ज्यादा उम्मीदें तो नरेंद्र मोदी की थीं कि इस बजट से उनके अच्छे दिन आएंगे, सरकार की छवि निखरेगी। हुआ भी ऐसा। मोदी सरकार के इस पहले बजट ने कम से कम नरेंद्र मोदी के तो अच्छे दिन वापस ला दिए। दस जुलाई को देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली सिर्फ बजट भाषण ही नहीं पढ़ रहे थे, देश के आने वाले दिनों की तकदीर और तस्वीर भी बयां कर रहे थे। साथ ही नरेंद्र मोदी के चेहरे की वो चमक भी लौटा रहे थे जो पिछले दिनों थोड़ी मध्यम पड़ रही थी। अरुण जेटली का बजट उम्मीदों का पिटारा था। जो खुला तो मध्यम वर्ग के चेहरे खिल गए। जरूरत की तमाम चीजें सस्ती हो गईं। जो यंग जनरेशन है उनके लिए ये अच्छा संकेत है कि यंग जनरेशन आगे बढ़ सकता है इस चीजों से, तो ये अच्छा है। मोदी सरकार के इस पहले बजट में नौकरी पेशा लोगों के लिए राहत भरी खबर थी। इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई थी। 80C के तहत मिलने वाली छूट की सीमा 1 से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई थी। पीपीएफ में निवेश की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई थी। इन घोषणाओं से नौकरी पेशा वर्ग गदगद हो गया। बस बजट के बारे में मुझे यही कहना है कि यह बजट पुअर फ्रेंडली है, फार्मर्स फ्रेंडली है, यूथ फ्रेंडली है, विमेन फ्रेंडली है और सीनियर सिटीजन फ्रेंडली भी है। और साथ ही साथ इस बजट के माध्यम से यह विजन क्लियर हो जाता है कि यह श्री नरेंद्र मोदी लेड एनडीए गवर्नमेंट कैसे भारत का निर्माण करना चाहती है, उसका रोड मैप यदि कोई जानना चाहता है तो इस बजट के माध्यम से समझ सकता है। बजट में रक्षा क्षेत्र में एफडीआई 49% की गई तो इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 49% कर दी गई। इस ऐलान के साथ ही बाजार नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया तो अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीदें बढ़ गई। तो ग्रोथ के बड़े अच्छे इंपल्सेस हैं। उसी के साथ जो प्रिजर्वेशन, जो फिस्कल डेफिसिट होता है, जब तक वो फिस्कल डेफिसिट नैरो नहीं होता, जब तक वो कंट्रोल में नहीं आता तो ग्रोथ नहीं आ सकती। और उसी के साथ जो हमारा जो डिस्ट्रक्शन है, इन्फ्लेशन को हमें डिस्ट्रॉय करना है, तो खासकर जो एग्रीकल्चर में उसके काफ़ी प्रिस्क्रिप्शंस हैं और काफ़ी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस भी हैं। देखिए, ऑन लॉट ऑफ इश्यूज बजट ने लाइक आपका वो एफडीआई एक्सपेक्टेशन था, दे हैव मेट इट, दैट इज गुड। जीएसटी नथिंग पॉजिटिव, सो इट्स अ मिक्सचर। ओवरऑल तो अच्छा बजट है। काफ़ी अगर आप रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें, बहुत सारे डिसीजंस जो पेंडिंग थे वो लिए गए हैं। अरुण जेटली के इस मनभावन बजट में सबके लिए कुछ न कुछ था। किसानों, नौजवानों,
बुजुर्गों के हित की तमाम योजनाएं थी। 100 स्मार्ट सिटी, नए बंदरगाह बनाने जैसी तमाम घोषणाओं के चलते चारों तरफ मोदी सरकार के इस पहले बजट की तारीफ होने लगी। कुछ बातें उन्होंने साफ की। उन्होंने कहा मिडिल क्लास का हम ख्याल रखेंगे। उन्होंने कुछ क्षेत्रों में बाहरी पैसे की आमद का रास्ता साफ किया। उन्होंने किसानों के लिए भी 2033 तक जो हमारे एक सपना है कि हर आदमी के सिर के ऊपर छत हो, उसके लिए उन्होंने बातें की। मुझे ऐसा लगता है बजट बहुत संतुलित था, लेकिन बड़ी जल्दबाजी होगी इसे मोदी की लोकप्रियता से जोड़ना। मोदी सरकार के बजट ने रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की भी राय बदली। ये एजेंसी लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था को कोस रही थी, भारत को नकारात्मक लिस्ट में रख दिया था, लेकिन बजट के बाद उसकी राय बदल गई। एजेंसी ने कहा यह सही दिशा में लिया गया कदम है, लेकिन इसमें बारीकियों की कमी है। हम लोग रेट करने वाले नहीं, काम करने वाले लोग हैं। और बड़ी बात यह है कि ये बजट देश में विकास के एक बहुत बड़े आयाम को खोल रहा है। इस बजट से देश में एक नई रोशनियों की नई आशा आएगी और पिछले 10 साल से जो देश की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है उसमें आज उत्साह है, आशा है। आम बजट को तो दुनिया भर में तारीफ मिली है। मोदी सरकार का रेल बजट भी उम्मीदों पर खरा उतरा। रेल किराया पहले ही बढ़ गया था, लेकिन रेल बजट में बुलेट ट्रेन के ऐलान, सुविधाओं और सुरक्षा पर जोर देकर मोदी सरकार ने जनता का दिल जीतने की पुरजोर कोशिश की। 15 का ये रेल बजट देश को अधिक गति देने वाला, रेलवे को अधिक आधुनिक बनाने वाला, नागरिकों को अधिक सुरक्षा और सेवा देने वाला सिद्ध होगा। रेल बजट नरेंद्र मोदी सरकार की पहली बड़ी परीक्षा थी और आम बजट सबसे बड़ी परीक्षा। मोदी सरकार ने न सिर्फ अपने दोनों इम्तिहान पास कर लिए, बल्कि अच्छे नंबरों से पास किए। सरकार की छवि निखरी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को जनता का भरोसा भी मिला। लोकसभा चुनाव ने नरेंद्र मोदी को नायक बना दिया और अब पीएम बनने के बाद दुनिया उनकी प्रबंधन क्षमता की कायल हो रही है। अब बारी नरेंद्र मोदी की अपनी छवि सुधारने की और जाहिर है जब ऐसा मौका आए तो अपनी प्रबंधन क्षमता की हर कला इसमें डाल देना चाहेंगे। यही वजह है कि घरेलू राजनीति के पैंतरेबाजी हो या कूटनीतिक दांव-पेच, हर जगह मोदी की वाहवाही हो रही है। कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत वाली सरकार के ताकतवर प्रधानमंत्री हैं। उनकी ताकत अब और भी बढ़ गई है। सरकार में मोदी का ही सिक्का चलता है और अब संगठन भी उनके इशारों पर चलेगा, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी मिली है अमित शाह को। यह बात दुनिया जानती है कि सियासत की दुनिया में मोदी और अमित शाह की जोड़ी नंबर 1 है। पिछली 26 मई को एक ताकतवर प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी मोदी ने। ऐसा प्रधानमंत्री जिसके पास न सिर्फ प्रचंड बहुमत था, बल्कि सरकार पर पूरा नियंत्रण भी था। और करीब 1.5 महीने के भीतर 9 जुलाई को जब अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का ताज मिला, तो नरेंद्र मोदी की ताकत दोगुनी हो गई। केंद्र सरकार पहले से ही नरेंद्र मोदी की जेब में थी। अब अमित शाह के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी मोदी की दूसरी जेब में पहुंच गई। अमित शाह नरेंद्र मोदी के दाहिने हाथ, मोदी की परछाई, मोदी के वो चाणक्य जिनकी कूटनीतिक चालों ने नरेंद्र मोदी को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा दिया। उत्तर प्रदेश में प्रभारी रहते हुए जिस प्रकार की शानदार सफलता उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिलाई है, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में उत्तर प्रदेश में वैसी शानदार सफलता कभी नहीं हासिल हुई है। इसीलिए हम सभी ने सोच विचार कर यह फैसला किया कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी श्री अमित शाह जी को सौंपनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जहां देश को एक नई दिशा में ले जाने के लिए आफतों का चक्रव्यूह तोड़ने में लगे हैं, वहीं अमित शाह पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र दुरुस्त करने में लगे हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने पूरे सामान्य विषयों पर विचार विमर्श किया और आने वाले दिनों में संवाद, पार्टी के तरफ से समन्वय और सरकार के समन्वय का एक दृष्टिकोण बनाया गया। सियासत में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी सुपरहिट है। मोदी के दिमाग से आइडिया निकलता है और अमित शाह उसे हकीकत में तब्दील कर देते हैं। तभी तो मोदी मुरीद हैं अमित शाह के।
2 साल पहले तक राष्ट्रीय राजनीति में अमित शाह का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन अदालत ने उन्हें जब गुजरात से तड़ीपार किया तो नरेंद्र मोदी ने अपने इस रणनीतिकार को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनवा दिया। अमित शाह ने यूपी में चमत्कार कर दिया। उन्होंने हलचल को लहर और लहर को वाकई सुनामी में तब्दील कर दिया। अब तक यूपी में मोदी की लहर थी, भाजपा की लहर थी। ये लहर मोदी जी के नामांकन करने के साथ ही सुनामी में परिवर्तित हुई है और इस लहर के कारण सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों का सफाया उत्तर प्रदेश में निश्चित है। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को वो जीत दिला दी जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 80 में से 73 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की झोली में गिरी। कांग्रेस पार्टी 30 રાજ્યોમાં જે ભેગું કર્યું એના કરતા ડબલ અમિતભાઈ એકલા ઉત્તર પ્રદેશમાં કર્યું। એટલે આપ અંદાજ કરી શકો છો કે સ્કેલ કેવો રહ્યો છે। अमित शाह ने जो काम किया उत्तर प्रदेश में कोई छोटा मोटा काम नहीं था, और अगर इसका उसको रिवार्ड दिया जा रहा है उनको, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर तारीफ की जानी चाहिए, बजाय इसको किसी षड्यंत्र या किसी दुरभि संधि के तौर पर देखने के। उत्तर प्रदेश में पार्टी की अप्रत्याशित जीत दिलाने का इनाम अमित शाह को बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी के रूप में मिला। इसके बाद भी अध्यक्ष पद के लिए चल रहे तीनों नामों में अमित शाह तीसरे नंबर पर थे। पहले नंबर पर जेपी नड्डा का नाम चल रहा था, तो दूसरे नंबर पर थे ओम माथुर। लेकिन अमित शाह को नरेंद्र मोदी की नजदीकियों का लाभ मिला और बाकी का पत्ता साफ हो गया। अमित शाह का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह कह सकता हूं कि काल्पनिक क्षमता के धनी हैं अमित शाह जी, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, संगठनात्मक कुशलता जो चाहिए संगठन को चलाने की, वह भी उनके अंदर है। और साथ ही साथ प्रबंधन के मामले में, यानी मैनेजमेंट स्किल भी जो हम कहते हैं, कभी कभी किसी कामयाबी को हासिल करने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है, वह मैनेजमेंट स्किल भी उनके अंदर है। अमित शाह को बीजेपी अध्यक्ष बनवाकर नरेंद्र मोदी ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पहला तो उनका भरोसेमंद आदमी पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ गया है। दूसरा, अभी महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे न गिरे, इसलिए भी इन राज्यों में बीजेपी की जीत से रूढ़ी है। वैसे भी मोदी और अमित शाह की जोड़ी चुनावों में जीत के जुगाड़ में माहिर है। अमित शाह अच्छी तरह समझते हैं कि उन्हें निगाहें कहां रखनी है और कहां लगाना है निशाना। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।